ये फैक्ट बात है कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई करी है। जो एक दिन पढ़ के एमकॉम में फर्स्ट डिवीजन ला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। फैमिली वाले बोल देते थे कि होगा दिखा बाउंड माने हमारे सिलेक्शन। श्री गणेशाय नमः के बाद अगला जो नाम लिखा था ना वो यही लिखा था कि आई वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसके कॉलेज विद फर्स्ट रैंक। लेकिन मेरी 12वीं रैंक आई, इसका अफसोस तो मुझे है थोड़ा। अगर आपके मन में है ना डेडिकेशन तो मैंने तो किया है। मुझे लगता है सब कर सकते हैं। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था कि नहीं तुम कर सकती हो। 25 नवंबर से मुझे एंजाइटी की दवाइयाँ खानी पड़ गई थी। ब्लड अलग पानी अलग, इतना मुझे डर लग रहा था। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को के गिरे रही तरफ हुआ। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं वेंद्र देख रहे हो झलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप थाने मिलाऊंगा एक यहाँ की बेटी सु जिकी असिस्टेंट प्रोफेसर का मान 12वीं रैंक के साथ में सिलेक्ट हुए ही और बड़ो तकड़ो स्ट्रगल आंको रही है। और साथ साथ में बहुत सी चीजें आई कि मिलेंगी थान की जिसमें थे भी प्रेरणा ले सको। और जो तैयारी है कि तरीका से अगर थारी तैयारी अगर छूट गई बीच में, क्योंकि एज जो ही 10 साल से तैयारी छोड़ दी और भी के बाद में तैयारी करी, एक बहुत ही बड़ो सरप्राइज वीडियो थारे लिए है। तो सबसे पहले तो नमस्कार, मैं गीता गुप्ता, सीकर की बेटी और लक्ष्मणगढ़ की बहू। मैंने 2007 में 8 में अपना MBA कंप्लीट किया था और अपनी वहीं पढ़ाई खत्म कर दी थी, छोड़ दी थी। फिर 2010 में मेरी शादी हो गई, 2014 में मेरी बच्ची हुई। उसके बाद में मेरे परिवार वालों ने, हस्बैंड ने कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट है तो अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो बड़ी हिम्मत तो बहुत मुश्किल से मिली जुटी, लेकिन एमकॉम का फॉर्म लगाया। इन्होंने कहा पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करो। तो 2017 में अपना एमकॉम का प्रीवियस का फॉर्म लगाया। 2018 में फिर मैंने फाइनल किया और फाइनल करते ही मैंने नेट का फॉर्म लगाया और मेरा प्रथम प्रयास भी नेट का मैंने पास कर लिया। जब मैंने नेट का एग्जाम पास किया तो मुझे खुद को जो सेटिस्फेक्शन मिला, अपने आप को मोटिवेशन मिला कि जो एग्जाम लोग बहुत कई साल लगा देते हैं वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो गया। तो मेरे हस्बैंड को तो और भी ज्यादा मोटिवेशन मिला। वो मुझे सारे दिन बूस्ट अप करते रहते, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। ठीक है, मैंने मान लिया कि करेंगे कभी कुछ ट्राई। लेकिन नेट की जब तैयारी कर रही थी उस वक्त मेरा अपने आप ही एक टारगेट बन गया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर मैं बन सकती हूँ। मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मैं RPSC फाइट कर सकती हूँ। और जैसे ही वैकेंसी आई RPSC की, मैंने पूरा अपना सब कुछ डिवोट कर दिया, पूरा टारगेट ओरिएंटेड हो गई कि मुझे RPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम क्लियर करनी है, निकालनी है, क्रैक करना ही करना है। फैमिली ने भी देखना सारा क्या मैनेज कर रहे हो। तो 18 घंटे पढ़ना एक बार सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लोगों को, लेकिन ये फैक्ट बात है कि मैंने 18 घंटे पढ़ाई करी है। 18 घंटे से 20 घंटे भी कई बार हुआ है, लेकिन उसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं ऐसे 18 घंटे पढ़ रही हूँ कि 20 घंटे पढ़ रही हूँ। इसका कारण था कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बुक खोल के बैठी हूँ और पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं था। मैं जब कोई काम कर रही हूँ ना उस वक्त भी मेरे मन में रिवीजन चल रहा था। चाहे मैं वॉक कर रही हूँ या मैं खाना बना रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे मन में जो मैंने 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले जब मैं उठी हूँ ना अपनी सीट से, उस वक्त मैंने उठते वक्त मेरे दिमाग में था कि मुझे आधा घंटा खाना बनाने में लगेगा। तो उस आधा घंटे में मेरे रिविजन होना चाहिए। कंसंट्रेशन जो था ना वो मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी बुक्स थी। खाना अपने आप बन रहा है। ये मान लो कि 10 साल की प्रैक्टिस हो गई। मैं एज ए हाउस वाइफ ही थी 10 साल तो पूरा, तो वो प्रैक्टिस हो गई। अपने आप खाना बन रहा है, अपने आप कपड़े धुल रहे हैं, अपने आप सारा काम हो रहा है, लेकिन दिमाग सिर्फ और सिर्फ मेरा रिवीजन मांग रहा था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई नहीं, अपने तो हो ही नहीं पाया, वापस बुक्स उठाओ। तो खाना बनाते बनाते तो बुक्स नहीं उठा सकते, तो मैं अपना फोन चला लेती थी। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था। जो 10 साल का मेरा गैप था ना, मुझे नए यूथ के साथ उसको कवर अप करना था। तो मुझे स्मार्ट स्टडी करनी थी, स्मार्ट स्टडी विद कंप्लीट सिलेबस, मतलब पूरे सिलेबस की गो थ्रू तो एटलीस्ट होना ही होना था। और मैं अगर रिटर्न में नोट्स बनाने लग गई तो ये सब पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए 8-10 महीने में। 8-10 महीने तो मिले ही नहीं थे। मेरी जो वैकेंसी आई थी वो 4 नवंबर 2020 को आई और अप्रैल 2021 को पेपर डिक्लेयर था कि 4 अप्रैल 2021 से पेपर है। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल चीज थी। लेकिन मेरे को ये था कि अपना लिखना तो करो बंद और सब कुछ माइंड में ही मतलब स्टोर करो। जितना सुन सकती हूँ, जितना समझ सकती हूँ, सब कुछ माइंड में मैंने स्टोर किया कि कंप्लीट, क्योंकि पूरा फोकस नींद में भी मुझे तो फिर क्वेश्चन दिखते थे। ये पता था कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये क्लियर था। तो जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर सकती थी, पढ़ती मैं कम थी कि एक पेज पढ़ा उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। गूगल पे डाला मैंने, WTO पढ़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि बुक्स मैटर हमारे जो सब्जेक्ट है सीकर जैसे शहर में बहुत मतलब कॉमर्स का ज्यादा स्कोप नहीं है, तो ना वो अच्छी बुक्स वगैरह भी नहीं मिलती है। तो जितना मैंने बुक्स में से पढ़ा समझ में आया, बाकी मैंने गूगल पे WTO डाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटिंग टू WTO। तो जितना मैंने वो एक पेज में पढ़ा है ना, उससे ज्यादा मैं 100 क्वेश्चन उसके सॉल्व करती, तब मुझे समझ में आता है ये होता क्या है।
इसके लिए तो ये बात है, मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपके मन में है ना डेडिकेशन। तो मैंने तो किया है, मुझे लगता है सब कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ पूरे एकदम टारगेट ओरिएंटेड बिल्कुल डेडिकेट होके, तो सब कर सकते हैं। स्पेशली मतलब इंस्पिरेशन रहे कि और कुछ लोग ये कभी बाकी लिए तरह बहुत मतलब ये कि हाँ दिल से अगर ये नहीं होते साथ में तो ऐसा करना इम्पॉसिबल। तो मेरा सब कुछ 100% मेरे हस्बैंड ही है, और मेरा ससुराल पियर का परिवार भी है, लेकिन 100% अगर मैं बात करूंगी तो मेरे हस्बैंड की, क्योंकि मैंने जिस मुकाम से पढ़ाई शुरू करी ना, वो इजी भी नहीं था, नो डाउट बहुत मुश्किल था, लेकिन जब भी 10 दिन 15 दिन में मुझे छोड़ दिया तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर जीरो से ही स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो से। लेकिन हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। जब भी मैं ऐसे डिमोरलाइज होती ना कि नहीं नहीं मैं तो यार नहीं कर पाऊंगी, अड़ोस पड़ोस के लोग या फैमिली वाले बोल देते थे कि होगा दिखा बाउंड माने मैं सिलेक्शन लेकिन इन ये कहते थे ये कर लेगी, ये जनरल में भी होके कर लेगी। और इनका जो बूस्टअप था ना, वो मुझे और मोटिवेट कर देता था। मुझे लगता था मेरे हस्बैंड जो मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे इसको छोड़ना नहीं है, मुझे निकालना ही है। इसलिए मैंने आरपीएससी क्रैक करने का सारा मतलब जो देती हूँ ना किसी को एकदम, कि जो भी मैंने किया वो मेरे हस्बैंड के पूरे मोटिवेशन से किया। अगर उनका मोटिवेशन नहीं मिलता तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। को इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन रही? इंटरव्यू के लिए घबराहट मुझे भी हुई, और हकीकत है कि इंटरव्यू की 22 नवंबर की हमारी डेट आई थी, उसके बाद 3-4 दिन तक तो नहीं हुई। जैसे जैसे मेरा 5 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था, उसके मतलब 25 नवंबर से मुझे एंजाइटी की दवाइयां खानी पड़ गई थी। मेरी इतनी बॉडी का ब्लड अलग पानी अलग, इतना मुझे डर लग रहा था। लेकिन मेरे पास मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज के लिए भी बहुत मोटिवेट किया। मैं तभी उनको तहे दिल से थैंक यू कहूंगी। उन्होंने मुझे कहा डेस्टिनी भी तो कोई चीज होती है, तुम 2018 से एमकॉम तुमने शुरू किया और आज तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रही हो, रिटर्न में बहुत अच्छे एग्जाम है, तो डेस्टिनी शायद तुम्हें बुला रही है वहां पर। इतना डरने की क्या जरूरत है, जो तुम्हें आता है तुम खुल के बोलना, वहां पर नहीं आता तो सॉरी भी बोल सकती हो, ऐसा कोई कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मतलब इन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया ना, बूस्टअप किया, उससे मैं एकदम नॉर्मल हो गई 5 दिसंबर के दिन। जब आरपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर 12वीं रैंक यानी कि बाद में एक्सेप्टेशन आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या टारगेट? नेक्स्ट टारगेट का तो देखते हैं। वैसे मेरी रैंक क्या, मेरा जो टारगेट था ना, वो मेरा टारगेट ये था कि मुझे फर्स्ट रैंक लानी थी। मेरा जिस दिन मैंने स्टार्टिंग करी थी 4 नवंबर 2020 को, उस दिन मैंने मेरे श्री गणेशाय नमः के बाद अगला जो नाम लिखा था ना, वो यही लिखा था कि आई वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसके कॉलेज विद फर्स्ट रैंक। लेकिन मेरी 12वीं रैंक आई, इसका अफसोस तो मुझे है थोड़ा। आगे तो देखते हैं अब भविष्य में क्या छुपा हुआ है। अभी तो मेरा टारगेट यही है कि बस मुझे ये बनना था और मैं अचीव कर लिया। खाओ चलती रहे कि हर पुरुष की सक्सेस जो भी के पीछे महिला को हाथ है, अटे महिला ही, और बाकी सक्सेस के पीछे एक पुरुष को हाथ है। तो बासु बिल्कुल रूबरू हुआ बना पकिया दास का। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, जनरल सर्जन एसके हॉस्पिटल सीकर। यहाँ मैं 2019 से जनरल सर्जरी में काम कर रहा हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या, 2010 में जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय इसने एमबीए किया हुआ था और मैं एमबीबीएस करके मेरी गांव में नौकरी लगी थी। इसको ऐसा लगता था कि मैंने मेरी पढ़ाई और सारा कुछ मेरा तो वेस्ट हो गया। तो एक रिग्रेट था मेरे को भी कि मैंने इसको गांव में लाके इसका जो प्रोग्रेस थी उसको खत्म कर दिया। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा उस समय चारा था नहीं। मेरी सरकारी नौकरी गांव में थी तो मेरे को गांव में ही नौकरी करनी थी। मैं एमबीबीएस ही था, शहर में कोई एमबीबीएस के लिए उस समय स्कोप था नहीं। फिर मैंने 2014-15 के अंदर प्री पीजी की तैयारी करी। वो भी मैंने भी जब एमबीबीएस कंप्लीट हुआ उसके 8 या 9 साल बाद पढ़ाई किताब उठाई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में 10-12 घंटे की पढ़ाई करी थी मैंने भी और मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेरे को पीजी के अंदर सीट मिली बीकानेर में। तो बीकानेर में गए तो ये हम गांव से निकले, शहर में गए तो वहाँ पे पढ़ने का थोड़ा माहौल मिला। उस समय मैंने जो मेरे कारण इसको लगता था कि मेरा करियर ख़त्म हो गया, तो इसको मैंने पढ़ाई करने के लिए बोला। तो इसने एमकॉम एज ए स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में एमकॉम का फॉर्म भरा। उस एमकॉम के अंदर ये घर का सब काम करते हुए पहले दिन ये उस सब्जेक्ट को उठाती थी और अगले दिन पेपर होता था। और उस एमकॉम की एग्जाम में इसने 65% के साथ उसको उत्तीर्ण किया। उसी समय मेरे को लग गया कि यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है। जो एक दिन पढ़ के एमकॉम में फर्स्ट डिवीजन ला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। नेट की एग्जाम जब आई तो
नेट में लोगों को लगता है कि भाई कई कई साल लग जाते हैं और पास नहीं होते हैं। नेट में भी इसने उसी तरह से पढ़ाई करी, मतलब जैसे कि भाई 1 घंटे में ये 5 घंटे जितना पढ़ लेती थी। उसको लगता था कि नहीं हो पाएगा इतने टाइम बाद, पर मैं कंपटीशन फाइट किया हुआ था तो मेरे को पता था कंपटीशन कैसे फाइट करता, तो मैंने इसको कंपटीशन क्रैक करने के तरीके बताए थे बस। और इसने उन तरीकों को फॉलो करते हुए इसकी खुद की जो पढ़ने की गति और उस पढ़े हुए को अपने दिमाग में रिकॉर्ड रखने की क्षमता, ये और एक सिंगल टारगेट, केवल और केवल मेरे को कॉलेज लेक्चरर या कॉलेज एपी बनना है, ये इसकी सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण था। ये अन्य विभिन्न तरह के जो परीक्षाएं और पोस्टें या नौकरियां निकलती उनकी तरफ इसका दिमाग डाइवर्ट नहीं होने दिया मैंने। केवल 1 टारगेट, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, ये इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा। जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी से हुआ, अच्छा हुआ। जैसे मैंने 10 साल का गैप लिया, उसके बाद में इस लेवल के जॉब को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, तो मुझे ये लगता है शायद मेरा जो सबसे बड़ा तरीका था पढ़ने का वो था स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मतलब पूरा सिलेबस जितना भी मेरे सामने जब आया था मैंने डाउनलोड किया। बहुत लंबा सिलेबस था, जीके में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि जीके कैसे तैयार करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इतना लंबा सिलेबस में कैसे कवर करूंगी। लेकिन मुझे ये पता था कि जो कट ऑफ जाती है, चाहे आईएएस की हो, वो कट ऑफ कभी भी 70%, 75%, 80% से तो ऊपर जाती ही नहीं है। इसका मतलब कि अपने को पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है। सिलेबस मुझे उतना कवर करना है जितने में कट ऑफ निकाल सकूं, लेकिन वो ऐसा करना है, मतलब क्वालिटेटिव करना है कि जितना मैंने, चाहे मैंने 70% सिलेबस ही किया, 30% सिलेबस, मैंने 15% सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, एकदम छोड़ दिया। मतलब क्वालिटी ऐसा होता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको वहां याद भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैंने पढ़ लिया, मैंने 20 किताबें पढ़ ली, मैंने 25 किताबें पढ़ ली, अरे मैंने उस कोचिंग के नोट्स से पढ़ ली, इस कोचिंग के नोट्स से पढ़ ली, और जब उनमें से क्वेश्चन आए तो अरे यार मैं तो भूल गया। रीजन है ना कि आपने बहुत एक्स्ट्रा स्टोर कर लिया माइंड में। क्वालिटेटिव इसका मतलब होता है कि लिमिटेड पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जो आप वहां कर सको। मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी किया, लेकिन ये सब आज के टाइम में अगर हम ये क्वेश्चन पूछे तो मुझे लगता है मतलब ये क्वेश्चन आज के टाइम के लिए बना ही नहीं है। हाँ, हो सकता है आज के 10 साल पहले के लिए क्वेश्चन था। आज के टाइम पे मतलब यूट्यूब, गूगल इतना एडवांस हो चुका है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सोचने की कि मेरा जो तरीका होता है ना पढ़ने का, उसमें यह है मैं जो पेपर बनाएगा सीधा मैं उसकी माइंड पे ही जाती हूँ कि जैसे कोई भी सिलेबस है वो अचानक तो चेंज हो नहीं रहा। 10 साल पहले भी वही सिलेबस था आरपीएससी का, आज भी वही सिलेबस है और क्वेश्चन पेपर उसी में से बन रहा है। तो कहाँ तक वो पेपर बनाएगा, क्या सोच के वो पेपर बनाएगा, ये हमें जब अगर हम लगन से पढ़ रहे हैं, डेडिकेट होकर पढ़ रहे हैं, तो हमें खुद को पता चल जाता है। सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड रहता है सिलेबस में, सब कुछ। तो जो चीज कंसाइज कर रही है ना, वो वही पेपर बनाएगा, वो वही डालेगा। आप एक भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड चारों तरफ की जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, मतलब रटनी नहीं है, आपको समझनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको रटना कुछ नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझा तो आप टिक डायरेक्ट होते हैं क्वेश्चंस। ये बेटी के लिए लाइक और शेयर जरूर बन जाए, और ये कि इस इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ में मिलांगा फिर कोई अगला वीडियो को मान, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।